नमस्कार मित्रों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य नीति की। स्वास्थ्य नीति 2017 जो बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है? हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे पाठ्यक्रम में भी शामिल है। चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा की बात हो, चाहे मुख्य परीक्षा के संदर्भ में बात हो, स्वास्थ्य से संबंधित सरकार द्वारा जो नीति बनाई गई है उससे प्रश्न आने की संभावना हमारे लिए हमेशा बनी रहेगी और आते भी हैं प्रश्न। तो आइए कि सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य और नीति इन दोनों शब्दों को जानने का प्रयास करेंगे कि पहले तो स्वास्थ्य क्या होता है, फिर नीति क्या होती है, अर्थात बेसिक स्वास्थ्य नीति का अर्थ क्या है, तब जाके उसके प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। तो स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्तर, सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तीनों स्तर पर वह संतुलित हो और तीनों स्तर पर उसकी स्थिति बहुत बेहतर हो, तो हम कहेंगे कि उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। कई बार क्या रहता है कि हमारा स्वास्थ्य इसलिए खराब रहता है कि सामाजिक स्तर पर हमारे पास आजीविका के साधन नहीं है, हमारे पास आवास नहीं है, स्वच्छ पेयजल नहीं है, इसलिए हमारी शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है और शारीरिक स्थिति खराब होती है तो मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो सामाजिक स्तर पर भी हमारी बेहतर सुविधाएं नहीं है, सामाजिक स्तर पर रोग फैले हुए हैं, संक्रामक रोग, सामाजिक स्तर पर मादक पदार्थ कौन लोग सेवन कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पर लोगों में कई बुराइयां मौजूद है, किसी कई प्रकार की कह सकते हैं कि कुरीतियां मौजूद है, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य पर, शारीरिक स्थिति पर, मानसिक स्थिति पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। लैंगिक भेदभाव जैसे कि हम कह सकते हैं। तो स्वास्थ्य में ये सब शामिल है भाई। स्वास्थ्य का मतलब है कि सामाजिक, मानसिक और शारीरिक स्थिति अगर तीनों ही बेहतर है और संतुलन में है तीनों, तो हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति स्वस्थ स्थिति में है। और आप सबको पता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यह चेक किया जाता है किसी भी देश के मानव के संसाधन को डेवलप करने के लिए, मानव को संसाधन में कन्वर्ट करने के लिए। संसाधन किसे कहते हैं बच्चों? संसाधन उसे कहते हैं जो हमारे लिए उपयोगी हो। चाहिए पेन है, वो भी हमारे लिए संसाधन है। तो हमारे देश में जो आज विशाल जनसंख्या है वो हमारे लिए आज अभिशाप क्यों बन रही है? क्योंकि उसे हमने संसाधन में क्या नहीं किया, कन्वर्ट नहीं किया। तो उपयोगी चीज में कैसे कन्वर्ट करें? तो पहले तो उसे हम स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर दें। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि अगर हम बीमार हो जाते हैं, आप सबको पता है कि नहीं पता, अगर हम बीमार हो जाए बच्चों, बताइए, अगर हम बीमार हो जाए तो क्या पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते, फीवर में पड़े रहते हैं। बोलिए, अभी भी मुझे फीवर आ रहा है, 102 फीवर है अभी इस समय, कल भी फीवर था, परसों भी फीवर था और फीवर उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। दवाइयां भी ले ली, एंटीबायोटिक ले रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ। तो बताइए इसके बाद मानसिक स्थिति व्यक्ति की क्या सही रहेगी? चिड़चिड़ी रहेगी। बोलिए बच्चों, तो मानसिक स्थिति ऐसे व्यक्ति की चिड़चिड़ी रहती है। ऐसा व्यक्ति किसी से अच्छे से समाज में भी संवाद स्थापित नहीं कर पाता। परंतु मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसा दिन मेरी तरफ से यहाँ से ना जाए यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म से कि आपको मैं वीडियो बनाकर आप तक ना पहुंचाऊं। मेरी पूरी कोशिश यही रहती है ना, कि चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में हूँ पर मैं आपके लिए एक ना एक वीडियो डेली बनाकर आप तक भेजूं, ताकि आपका जो सफलता का कार्य है उसमें मैं अपनी थोड़ी बहुत भागीदारी सुनिश्चित करके आपकी सफलता की दर को बढ़ा दूं। तो आइए बच्चों चलते हैं। तो स्वास्थ्य, आप सब हम बीमार हो जाते हैं तो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, हमारी सफलता की दर निम्न हो जाती है, हमारा शरीर काम करने लायक नहीं रहता, ना शारीरिक ना मानसिक स्तर पर। तो अब जो मानव संसाधन है उसे बनाने के लिए सबसे पहले तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दें। और सबसे बड़ी बात बच्चों ये है कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो पूरा पैसा उसका किस में खर्च हो जाता है? आप ही बताओ, पूरा पैसा उसका किस में खर्च हो जाता है? हाँ, आज हम डॉक्टर के पास में गए, भाई साहब डॉक्टर की फीस ही 700 रुपए। सोचिए, डॉक्टर की फीस 700 रुपए, बोलिए, और ऊपर से दवाइयाँ 300 रुपए की, 1000 रुपए तो ये, और 800 रुपए की जांच। बताइए, अब 1000 2000 रुपए का तो पता ही नहीं चलता कि भाई कहाँ चला गया। बताइए, अगर ये स्वास्थ्य आज क्यों ये सब चीजें, आज आप देख रहे हो वायरल इन्फेक्शन हमारे देश में, संक्रामक रोग है, ऊपर से मच्छरों की और मक्खियों की तो हमारे देश में कमी नहीं है। और आज स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, परंतु आज कई जगह पानी थोड़ा बर, आज इंदौर में पानी बरसा, तो इंदौर में पानी इससे पहले भी बरसा तो कई गड्ढों में पानी भर जाता है और वो मच्छर पनपते हैं और वही मच्छर हमें काट कर कई प्रकार की बीमारियां पैदा कर देते हैं, है ना, और हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो स्वास्थ्य समझने का प्रयास कीजिए कि स्वास्थ्य स्तर गिर गया तो व्यक्ति का पैसा भी खर्च हो गया, समय भी खर्च हुआ बच्चों। मैं समय गया भी भाई डॉक्टर के पास, पैसा भी दिया, समय भी दिया, ऊपर से शारीरिक और मानसिक स्थिति भी खराब है, अपना पूरा आउटपुट भी नहीं दे पा रहा, मैं पूरी तरीके से मेहनत नहीं कर पा रहा, है ना। तो याद रखिए कि स्वास्थ्य अगर गड़बड़ है तो सब कुछ गड़बड़ है। तो स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फीवर या सर्दी हो जाए तो आप अपनी पूरी ताकत से काम नहीं कर सकते और आपको बीच में छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है, और नहीं ली तो क्या पता और स्थिति गंभीर हो जाए।
याद रखिए, स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे सर्वोपरि स्थिति है। अगर स्वस्थ हैं तभी शिक्षित हो पाएंगे, तभी हम अपने जीवन को बचा पाएंगे। तो एसजीआई में भी यही बात कही गई है कि भाई रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, और हमारा क्या होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। तो रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हमारा स्वास्थ्य होना बहुत अच्छी आवश्यक स्थिति है। लोगों की क्या आवश्यकता, अब मेरी क्या आवश्यकता है कि भाई स्वास्थ्य सुविधा है प्राप्त, तो मुझे पर इतनी महंगी और दयनीय कीमत पर नहीं है कि भाई उसे अपन क्या कर सकें, ले सकें। तो आज सबसे बड़ी बात यही है कि हम सब यही चाहते हैं, सरकार से यही चाहते हैं कि प्लीज हमें स्वास्थ्य सेवाएं दीजिए, हमारी आवश्यकता है। हम बीमार हो जाते हैं, हमारी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति खराब हो जाती है, तो प्लीज आप हमें क्या कीजिए, हेल्प कीजिए। सरकार ने कहा कि यार तुम तो हमारे सबके बच्चे हो, अर्थात सरकार को तो हमने ही बनाया अपने प्रतिनिधि भेजकर। तो सरकार ने अपने संविधान में भी लिख रखा है कि नीति निर्देशक तत्वों में भी लिख रखा है, भाई आप चिंता मत कीजिए, आपको लिखित में ये बात कह रहे हैं कि कभी भी आपको स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता होगी तो हम बिल्कुल देंगे। राज्य का ये नैतिक कर्तव्य है कि आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं की विशेष ध्यान रखेगा, आपकी जीवन का ध्यान रखेगा। तो भाई सरकार ने कहा, सरकार को जब सरकार से हमने कहा तो सरकार ने कहा चिंता क्यों करते हो, सरकार भी आपकी है, क्योंकि हम भारत के लोग, भारत को आज आप देख सकते हैं कि आपके संविधान में, हमारे संविधान में, आपके क्या, मेरे और आप सबके संविधान में एक बात लिखी हुई कि संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। शक्ति किसने दी है, भारत के लोगों ने। किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा, सोचिए आप, किसी ईश्वर का नाम नहीं लिखा, सोचिए आप, किसी ग्रंथ का नाम नहीं लिखा, सोचिए किसी भाग विशेष का नाम नहीं लिखा। पूरी जनता ने एकजुट होकर भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इसलिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को सच्चे अर्थ में श्रद्धांजलि देने के लिए, और प्रत्येक व्यक्ति को ताकत देने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को लोकतंत्र में भागीदारी देने के लिए सबसे पहले यही बात प्रस्तावना में आई, हम भारत के लोग। इसलिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार जनता है। तो हम जनता है भाई, हम नागरिक हैं। हमने कहा सरकार साहब हमें क्या दो, स्वच्छ पानी दो, स्वच्छ वायु दो, हमें टीकाकरण करो, हमें दवाएं दो, अस्पताल दो, हमें उपकरण उपलब्ध कराओ, हमारी सर्जरी करो, हमें कोई परेशानी आ जाए तो भाई बीमारी को लेकर तो आप हमारे लिए दिन रात मेहनत करो, 24/7 हमारे लिए गाड़ी भेजो, हमारे लिए इंजेक्शन की व्यवस्था, हमारे लिए मेडिसिन, सबकी व्यवस्था हमारे लिए करो। तो सरकार ने बोला चिंता मत करो, हम सबकी व्यवस्था करेंगे आपकी। तभी सरकार ने एक नीति बनाई, एक रोड मैप तैयार की, एक दस्तावेज तैयार किया कि आप चिंता मत कीजिए, हमने कुछ लक्ष्य बनाए, आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते, हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते कुछ लक्ष्य बनाए, उनको प्राप्त करने के लिए जो नीति बनाई है, एक आदर्श मॉडल बनाया है। उसी को कैसे नाम से जानते हैं, स्वास्थ्य नीति के नाम से जानते हैं। बताओ बच्चों, सबसे पहले स्वास्थ्य नीति कब आई थी, 87 में आई थी, फिर 2002 में आई, फिर 17 में। तो हम कब किस नीति पढ़ेंगे, तृतीय नीति 2017 में जो आई है उस पर हम आज बात करेंगे। क्योंकि पहले जो नीति आई हैं तो वो भी व्यवहारिक थी, वो भी परिणामात्मक थी, परंतु आज आप सब देख रहे हैं कि आज परिस्थितियां सन 2002 की और 1980 के दशक की बदल चुकी हैं। आज परिवेश अलग है, बीमारियों का स्वरूप भी अलग है, कोरोना जैसी भयानक बीमारियां हमें नजर आ रही हैं, चिकुनगुनिया, जापानी बुखार जैसे आज हमें नए नए बुखार नजर आ रहे हैं। आज विज्ञान तकनीकी स्तर पर रोबोट से सर्जरी की जा रही है कि नहीं, तो कैमरे से लोगों की सर्जरी की जा रही है। तो आप बताइए कि तकनीकी स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर, उपकरणों के स्तर पर, बीमारियों के स्तर पर, इधर वायरस और बैक्टीरिया भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, इधर हम भी अपने आप को तकनीकी स्तर पर क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो समय बदल गया, समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, तो भाई साहब पुरानी नीतियों से तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि आप सबको पता है कि एक समय योजना आयोग मार्च 1950 में बना था हमारे देश में, जिसे हमने क्या कर दिया, 2014 में समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना दिया। नेशनल जो इंस्टीट्यूट बनाया हमने ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का, वो क्यों बनाया है, आज राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था बनाई है, वो क्यों बनाई है, इसलिए बनाई है। नीति आयोग इसलिए बनाया कि भैया आज परिदृश्य दूसरा है, आज वैश्विक व्यापार की, वैश्विक देश के विकास की, जीडीपी की, जीएनपी की, एनएनपी की, पीसीआई पर कैपिटा इनकम की, हर एक अर्थव्यवस्था की, सामाजिक स्थिति और विश्व परिदृश्य की जो स्थिति है वो बदल गई है भाई, ठीक है नहीं। इसलिए हमें आज हमारी योजनाओं को भी क्या करना पड़ा, परिवर्तित करना पड़ा, उनका स्वरूप बदलना पड़ा। तो इसी प्रकार स्वास्थ्य नीति के परिदृश्य को भी ध्यान में रखते हुए हमने नई स्वास्थ्य नीति बनाई, और उस स्वास्थ्य नीति का जो आज परिदृश्य है वो 2017 के संदर्भ में, और 2017 को लेकर आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य नीति हमने आगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, आगामी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसको निर्माण किया है। और देखेंगे हम इसे कब लागू किया, 15 मार्च 2017 को। उसकी थीम क्या है, बीमार का कल्याण। पहले जो स्वास्थ्य नीति थी उसमें था बीमार की देखभाल,
परंतु अब कहा है कि हमें बीमार का कल्याण ही कर देना है। अगर बीमार कोई व्यक्ति आएगा, सीधा उसका कल्याण ही कर दो। कल्याण मतलब उसके पैसे भी ना लगे और वो बिल्कुल क्या तंदुरुस्त होकर जाए, और कोशिश की जाए कि फिर से बार-बार वह बीमार होकर ना आए, है कि नहीं? इसलिए हम देखते हैं कि आज सरकार जहाँ उपचारात्मक उपाय के बाद साथ-साथ निरोधात्मक और प्रेरणात्मक उपायों पर ज़्यादा बल दे रही है। उपचारात्मक का मतलब है बीमार व्यक्ति हो जाता है, इसके बाद क्या करना पड़ता है? बीमार व्यक्ति होने के बाद उसका इलाज करना पड़ता है। आज कोशिश की जा रही है निरोधात्मक उपाय। निरोधात्मक उपाय कि भैया बीमार होने से पहले ही उपचार कर दो। बीमार पहले से होने से ही बचा लो उसे, टीकाकरण कर दो। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? बीमार होने से पहले से बचाने का तरीका भैया, दवाएं छिड़क दो जगह-जगह के, वायु प्रदूषण को रोक दो। ये क्या है? बीमार होने से पहले से बचाने की स्थिति है कि डेंगू ना फैलने से पहले डेंगू के जितने भी कहीं तालाब हुए हैं उसमें बीमारी छिड़क के वो दवा छिड़क के उनको मार दो। डेंगू के जितने भी वो कीट है उनको, ठीक है? तो यही सब आज के समय में किया जा रहा है, निरोधात्मक उपाय अपनाने का। और प्रेरणात्मक उपाय का मतलब प्रचार किया जाता है कि भाई फलाने दिन को ये दवाई छिड़की जाएगी, आपको भी सजग रहना है। बाकायदा हमें एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से सजग किया जाता है बीमारियों के प्रति, ताकि हम सजग रहें, चेतना में रहें, है कि नहीं? हमें भी पता हो कि कौन सी बीमारी कैसे फैल सकती है और हम उससे अपने आप क्या कर सकें, रोकथाम कर सकें कि भाई सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगा के रखें, है कि नहीं? ठीक है। अब इसके प्रावधान देखेंगे बच्चों, किसके? 2017 जो नीति आई हमारी स्वास्थ्य नीति, उसके प्रावधान, है ना? ये कब की नीति के? 2017 जो स्वास्थ्य नीति है उसके हम प्रावधान देखेंगे। ठीक है। सिर में दर्द हो रहा है बहुत तेज, परंतु मैं पढ़ा कर ही रहूंगा कुछ भी हो जाए। ठीक है। विशेष संगठनों का निर्माण, इसमें सबसे पहले कहा गया है कि हम विशेष संगठनों का निर्माण करेंगे। ऐसे संगठन जो कि क्या करेंगे? स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का निर्माण करेंगे। जैसे कि तकनीकी सहयोग के लिए एक संगठन बनाएंगे विकास के लिए, क्योंकि आप देखते हैं कि आज तकनीकी में नया नया बदलाव हो रहा है, एआई आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, सर्जरी के नए नए तरीके आ रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ रही है, डीएनए की तकनीकें डेवलप हो रही है और बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि क्यों ना हम तकनीकी विकास करने के लिए एक अलग से चिकित्सा के क्षेत्र में संगठन बना दें, क्योंकि तकनीकी विकास के लिए हमें विभिन्न अन्य विभाग और संस्थाओं पर निर्भर रहना पड़ता है चिकित्सा के लिए। इसलिए एक तकनीकी संगठन ही बना दो, ताकि वह संगठन जिम्मेदारी ले। किसकी जिम्मेदारी ले? स्वास्थ्य से संबंधित तकनीकी विकास की जिम्मेदारी ले। दूसरा हमने बात की चिकित्सकीय अधिकरण की। चिकित्सकीय अधिकरण मतलब जैसे कि आप एनजीटी देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कि भैया हर क्षेत्र में अगर किसी प्रकार से कोई भी समस्याएं उत्पन्न होंगी कोई भी पर्यावरण में, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल अलग से क्या करेगा? अपना केस दिखेगा, ताकि तुरंत कार्रवाई हो सके। वैसे चिकित्सा के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई भी शिकायत है, समस्या है, तो उसके निवारण के लिए आपको कोर्ट ना जाना पड़े, आप तुरंत इस ट्रिब्यूनल में क्या कर सके, कम से कम समय में आपको न्याय मिल सके। ठीक है। अगला चिकित्सा सेवा पेशेवर चिकित्साओं को विनियमित करने हेतु, अभी समस्या क्या आ रही है कि हम एक ही संस्था पर पूरा भार डाल के बैठे हो कि भाई एम्स तुम ही सब कुछ देखो, तुम ही चिकित्सक पेशेवरों की स्थिति को देखो, तुम ही चिकित्सा के नियमों को भी रेगुलेट करो। वो भाई अपने ही यहाँ कैसे प्रशिक्षण दे, अपनी कैसे संस्थाओं को देखे, कि इन सबको देखे। तो उसके भार को कम करने के लिए जो हमारा आयुर्विज्ञान विभाग है, जो एम्स है ऑल इंडिया स्तर पर दिल्ली में, तो उसके भार को कम करने के लिए एक अलग से एक ऐसी संस्था बनाई जाए, ताकि वो क्या कर सके भैया, वो क्या कर सके, चिकित्सकीय सेवा को लेकर मानक बना सके, और जो पेशेवर जो डॉक्टर बन रहे हैं उनको लेकर गुणवत्ता युक्त मानक बना सके, और गुणवत्ता युक्त क्या दे सके, चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सके। इसको रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए अलग से विभाग की स्थापना की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जीवन प्रत्याशा हमारी 67.5 जो वर्ष है उसको 70 किया जाए, अर्थात हमारे जीवन स्तर में सुधार हो। जीवन स्तर में सुधार कैसे हुआ? हमारी जीवन शैली में सुधार होगा, स्वच्छ भारत वातावरण बनाना पड़ेगा, हमें अच्छी दवाई और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हर एक व्यक्ति तक पहुंचानी पड़ेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि संस्थागत स्तर पर प्रसव हमें महिलाओं को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसके लिए कई योजनाएं सरकार चला रही है, और सरकार की पूरी कोशिश है कि किसी प्रकार से हमारी जननी की और नवजात जो है शिशु की, उसकी किसी प्रकार से कोई भी हानि ना हो, है ना? तो जीवन प्रत्याशा को हमारे को कोशिश की जा रही है। नवजात शिशु दर मृत्यु दर जो है वो 16 की जा रही है ना, 16 करने का प्रयास किया जा रहा है। नवजात आप सब कुछ जानते हैं, नवजात बच्चा मतलब कि 28 दिन के अंदर अंदर का बच्चा होता है, इनका जो बच्चा होता है उसकी जो है वो 16 अंक में लाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रजनन दर 2.5
करने का प्रयास किया जा रहा है। आप सबको पता है कि एक ऐसी स्थिर प्रजनन दर को लाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें कि हम क्या कर सके, अपनी जनसंख्या को स्थिरीकरण कर सके। जनसंख्या नीति में भी 2070 में भी ये बात कही कि भैया हम जनसंख्या को स्थिर कर सके। और मातृ मृत्यु दर कितनी की जा रही है, करने का बात की जा रही है, 100 की जा रही है। इसमें 1 लाख के समथिंग जो आंकड़ा है उस पर ये 100 मातृ मृत्यु दर को 100 के अंदर अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला, मृत जन्मे बच्चों की दर, मतलब कि जो बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के दौरान ही मर जाते हैं, मृत ही जन्म लेते हैं वो, तो उनको 1 अंक पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। एड्स जैसी घातक बीमारियों को सुरक्षा प्रदान करने की बात की जा रही है। और इसमें पहले 2020 तक कार्यक्रम क्या चलाया गया, 90-90 का मतलब है कि 90% लोगों को जानकारी दो, 90% लोगों को उपचार करो और रोकथाम करो। अब इसे 95 कर दिया है, तो अर्थात जब 95% लोगों को पता हो कि आपको क्या समस्या है, एड्स और एड्स क्या होता है और उसका उपचार और उसकी रोकथाम, ये 3 इसमें आपसे पूछ लेगा कि 90-90 या 95-95 जो है अनुपात वो किस एक बीमारी से संबंधित है, तो एड्स जैसी घातक बीमारी से संबंधित है ना। अगली बात करें टीबी के मामलों को 85% तक कम करने की बात की जा रही है 2025 में। ठीक, किसकी बात की जा रही है, उन्मूलन की, किसकी बात की जा रही है, उन्मूलन की बात की जा रही है। तो आप ध्यान रखें कि करंट अफेयर्स में कहीं लिखा ना आ जाए कि टीबी का भारत से उन्मूलन हो गया, WHO ने घोषणा कर दी, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, नहीं तो पता चले करें ये मेन आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है ना। जो बैक्टीरिया से होने वाली ये बीमारी ट्यूबरकुलोसिस से और इसके उन्मूलन की बात की जा रही है ना। अगली, दृष्टिहीनता जैसे रोग की कमी करने का बात की जा रही है। रोगों की जो स्तर है, रोगियों की संख्या है, रोगी की जो स्थिति है उसको 1/3 1/3 1/3 करने का प्रयास किया जाएगा, ऐसी बात इसमें कही। वित्त पोषण की बात कही है कि भैया स्वास्थ्य ये सब तुम्हें करना, इसके लिए पैसा तो चाहिए, तो पैसा केंद्र सरकार अपनी GDP का 2.5% और राज्य अपना 8% खर्च करने का बात करेंगी। मतलब स्वास्थ्य सेवा पर इतना खर्च करना है उनको, इस नीति में कहा गया है। स्वास्थ्य सेवा उपयोग दर, मतलब लोगों तक, अभी मान लीजिए किसी गांव में 1000 लोग रहते थे और 500 लोगों तक ही स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही थी, और अगर 500 लोगों का हम क्या करें 50% वृद्धि की जाएगी, मतलब अब उसका और 50% हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे कि भैया कोशिश की जाए कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पहुंचे, अर्थात स्वास्थ्य सेवाओं को जो उपयोग की दर है उसमें 50% की वृद्धि की जाए कि सब तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचे। 1 वर्ष के बच्चों का 90% टीकाकरण कर दिया जाए। टीकाकरण बेसिकली बचपन में ही होता है और कोशिश की जाती है कि टीकाकरण करके व्यक्ति को रोगों से होने से पहले बचाया जा सके, निरोधात्मक उपाय में आता है। डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है कि आज सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम यही घर में यही ढूंढते रहते हैं कि हमारी फाइल कहाँ है, हमारी रिपोर्ट कहाँ है, अभी 1 दिन पहले ही कराई थी वही गायब हो जाती है हमसे, तो वही करा देते हैं हम, है ना। तो हमारा एक आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जैसे कि आईडी नहीं बनाई जाती आज हमारी, एक यूनिक आधार कार्ड है, जैसे एक यूनिक आईडी, वैसे ही हमारी एक ये हेल्थ आईडी बनाई जाएगी डिजिटल स्तर पर, और ताकि हम क्या कर सके, अपना उसमें नंबर डाला, सामने पूरा डाटा आ गया कि भैया आपने इस डॉक्टर को दिखाया था, इस डेट में दिखाया था और आपको ये प्रॉब्लम थी, बोलिए, ताकि बताइए कितनी बड़ी बात होगी कि डॉक्टर को हमारी हिस्ट्री पता चल जाएगी, क्योंकि अगर किसी डॉक्टर को ये पता है कि हमारी प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, तो इलाज करने में आसानी होती है कि किस ट्रीटमेंट से इसे, किस बीमारी से, इस बीमारी का इसे किस ट्रीटमेंट से इलाज मिला था अच्छे से, और इसकी बीमारी कैसे ठीक हुई थी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, है ना। अगली बात करें, इसमें 7 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। 7 प्रमुख क्षेत्र आपको याद रखना है, यहाँ से MPPSC प्री में क्वेश्चन भी आया था। स्वच्छ भारत अभियान को इसमें शामिल किया गया है कि स्वच्छ भारत होगा तो कई बीमारियों से हमें रक्षा मिलेगी। हमारा, आप सबको पता है कि टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी बनाई जिसमें कि लोग बाग बाहर टॉयलेट करने के लिए जाते थे, तो उसने कहा कि भाई हमारे आंगन में ही टॉयलेट बनना चाहिए, और नहीं बननी दी गई क्योंकि ऐसा माना जाता है समाज में, उस समाज में बताया गया कि अगर आंगन में टॉयलेट बन गई तो पवित्रता शुद्धता खत्म हो जाएगी, हमारी बरकत खत्म हो जाएगी घर की, इसलिए उस समाज के लोग यही मानते थे कि टॉयलेट करने के लिए बाहर ही जाना चाहिए, उसे आंगन में नहीं बनाना चाहिए। तो याद रखिए इससे क्या फैलती हैं, बीमारियां फैलती हैं, और बीमारियों में हमारा पैसा और समय दोनों खराब होता है। तो कैसे प्रदेश के मानव का इस्तेमाल संसाधन के रूप में हो पाएगा, बच्चों वो बीमारी रखा रहेगा, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल ही नहीं जाएगा, बोलिए। तो स्वच्छ भारत अभियान को इसमें शामिल किया गया। संतुलित आहार, सबसे बड़ी बात है, हम ठूंसते रहते हैं, सुबह शाम कुछ भी ठूंसते रहते हैं, और हम तो बहुत खतरनाक लोग हैं भाई साहब, कि भाई ठेला लगा हुआ है खाने का, चाट का, जो भी है, पकौड़ी का, और साथ में ही भाई साहब हमारा जो आसपास का जो नाला है वो बिल्कुल खुला रहता है, और वहीं से कीट पतंग उड़कर हमारे खाने तक बैठ जाता है, हम उनको हटाते हैं क्या, खाने दे खाने दे,
मुंह तक ले जाते हैं, और नीचे एक जानवर जो हमारे पैरों को परेशान कर रहा है उसमें लात मारते कि तू भी हट। हम ही खुद बीमारियों को क्या देते हैं, निमंत्रण देते हैं। एक तो स्वच्छता के प्रति अभियान नहीं है, और दूसरी तरफ संतुलित आहार के प्रति क्या होता है, एक आहार शब्द का मतलब होता है भोजन प्राप्त करना। क्यों भोजन प्राप्त करना? जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए। बोलो, तो जैविक क्रियाओं का संचालन तो तब होगा जब संतुलित आहार हो। संतुलित आहार का मतलब ये हम जितना भी ऐसा उल्टा सीधा खाते रहते हैं वो सिर्फ उससे पेट भरता है, वो संतुलित नहीं होता। जिसमें कि संतुलित मतलब जिसमें कि बैलेंस हो। क्या चीज बैलेंस हो? कार्बोहाइड्रेट बैलेंस हो, वसा बैलेंस हो, प्रोटीन बैलेंस हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो। बोलिए, जिस जिस खाने में वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, बोलिए खनिज लवण है, विटामिन है, ये सब है, तो मान लीजिए आपका आहार संतुलित है। कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलेगी, प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करेगा जिससे कि क्वार्सियोर और मरम्मत जैसे रोग नहीं पैदा होंगे बच्चों में। ऊपर से वसा हमारे शरीर की त्वचा के नीचे जमा होकर हमें क्या करेगी, सुरक्षा देगी हमारे अंगों को। बोलिए, और ऊर्जा भी देती है। कार्बोहाइड्रेट से अगर 70 से 75% हमें ऊर्जा मिलती है, तो अगला 30% और 35% ऊर्जा का काम, ऊर्जा प्राप्त हमें किससे होती है? वसा से। और आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है, और उसमें हमें एटीपी के रूप में ऊर्जा की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ध्यान रखिएगा। तो ये सब, तो हमें संतुलित आहार करना चाहिए। विटामिन हमें बाहर से मिलते हैं, सिर्फ विटामिन डी का ही हम संश्लेषण कर पाते हैं, है कि नहीं? तो विटामिन डी का हम संश्लेषण कर पा रहे हैं, तो विटामिन का ध्यान रखिए। विटामिन हमारे शरीर को क्या करते हैं? उपपचय, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देते हैं, उपपचय क्रियाओं को नियंत्रित करने में हमारी सहायता करते हैं। खनिज लवण अगर नहीं है, जैसे कि चाहे वो हम लोहा की बात करें, लोहा की कमी से एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं, है ना? प्रोटीन नहीं है तो हमारे शरीर का जो वृद्धि, विकास है, रचनात्मक कार्य है, मरम्मत है शरीर की, वो रुक जाती है। तो ये सब हमें ध्यान रखना होगा कि भाई आज सबसे बड़ी बात बच्चों यही है कि हम यही नहीं पता क्या कहाँ क्या नहीं कहा। आज यही सबसे बड़ी समस्या आ रही है, डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रहे ये लोग बात। बोलो, इसलिए शरीर किसी का कहीं जा रहा है, कोई ओवर वेट हो रहा है, कोई कम वेट वाला हो रहा है। तो इसी को स्टेंटिंग बेस्टिंग ये सब चीज कहते हैं। कुपोषण में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा। कुपोषण का कारण ही ये संतुलित आहार जिसको शामिल किया गया। नशीले पदार्थ, इसकी तो बात क्या करें। ठंडे प्रदेशों में इसलिए वो शराब पीते हैं, इसलिए वो वाइन पीते हैं ताकि वो शरीर को वातावरण के अनुकूल रख सकें, गर्म रख सकें, नहीं तो उनका शरीर बीमारियों से युक्त हो जाएगा। हमारे देश में पहले से ही भैया गर्मी है, क्यों पी रहे हो और शराब मादक पदार्थ और गर्मी पैदा कर रहे हो, और पीकर सो नहीं रहे, चारों तरफ का वातावरण भी गर्म कर देते हो। तो भैया जैसे आज मादक पदार्थों की हमारे देश में आवश्यकता ही नहीं है, पर पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, हिंसा भी हो रही है, वातावरण भी खराब हो रहा है। लोगों को समझना चाहिए कि विदेशी जो कल्चर है वो उनकी अनुकूल जलवायु के लिए, वो अपने शरीर की रक्षा के लिए पी रहे हैं। हम हैं कि अपनी रक्षा तो छोड़ो, अपनी बर्बादी कर देते हैं उसमें। यात्री सुरक्षा, यात्री सुरक्षा मतलब आपको एम्बुलेंस की सुविधा, आपको अच्छी रोडों की सुविधा, कनेक्टिविटी की सुविधा। पता चले कि किसी को कोई बीमारी हो गई, रोड ही नहीं है। प्राचीन काल नहीं, अभी की बात पता, भारत की आजादी के बाद रोड ही नहीं हुआ करती थी गांव तक। तो ना तो डॉक्टर पहुंच पाते थे, ना परिवहन पहुंच पाते थे। और माँ जी, एक आपने फिल्म देखी हो, माँ जी माउंटेन में, सोचिए उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। सोचिए सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? एक परिवहन सुविधा न होने के कारण। अगर समय पर परिवहन सुविधा मिल जाती तो कितना अच्छा होता। बताइए कि एक जान हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। बताइए, एक एक व्यक्ति के जीवन की कीमत है बच्चों, और माता पिता के लिए तो उनके बच्चों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर उनके बच्चे ही हमारे देश में सुरक्षित नहीं रह पाए, उनके लिए समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई, तो बताइए फिर क्या मतलब। बताइए, हमने इतने बड़े बड़े भवन बना लिए, सब कुछ बना लिए, परंतु आज भी कनेक्टिविटी ना हो, आज भी हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो कि हम तेज गति से किसी को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल तक ना पहुंचा सके। तो इसमें बहुत गंभीरता से इस विषय को शामिल किया गया है। यात्री सुविधा हो, निर्भया नारी मतलब कि नारी के साथ किसी प्रकार की कोई भी किसी प्रकार से अभद्रतापूर्ण, हिंसापूर्ण व्यवहार ना हो, इसे निर्भया नारी के रूप में। कार्यस्थल पर सुरक्षा, अर्थात जहाँ कार्य कर रहे हैं वहाँ ऐसा वातावरण ना हो कि मच्छर मक्खी भिनभिना रहे हैं, अस्वच्छता हो, या पेयजल की सुविधा ना हो, या रोशनी की सुविधा ना हो, है कि नहीं? पता चले कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो सब बीमारी से ही ग्रसित हो गए। तो फिर कार्य वायु प्रदूषण, ये तो हमारे लिए भैया, सांस तो हम 24 घंटे लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई तुम में से सांस ऐसा रोक लेता हो कि भाई मैं तो 1 घंटे बाद सांस लूंगा, प्रदूषण ज्यादा है वातावरण में। नहीं, हमें 24/7 सांस लेनी पड़ती है। और आप सबको पता है कि अगर वातावरण में ऑक्सीजन की कमी रही
और कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें हैं वो हमारे शरीर में जाके क्या करेंगी, कई बीमारियों को ही पैदा नहीं करेंगी बल्कि हमारी जो फेफड़ों की ऑक्सीजन लेने की क्षमता को भी कम कर देंगी। और ऑक्सीजन नहीं मिली तो आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को ग्लूकोज के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की सख्त आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन नहीं मिली तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो ग्लूकोज का विखंडन नहीं होगा, विखंडन नहीं हुआ तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो दिमाग की तंत्र का तंत्र जिसको सबसे ज्यादा कार्य करने के लिए एनर्जी का सब वो नहीं काम करेगी। हृदय तक जब कोई भी संदेश नहीं पहुंचेगा, तंत्र का तंत्र शून्य हो जाएगा, तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। हम देखते हैं कि कोई कमरे में आग जला के रात में सो जाता है, सुबह मृत मिलता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के बढ़ने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, और उसको रात में क्या हुआ, इसके कारण घुटन के कारण क्या हुआ, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो याद रखिए वायु प्रदूषण, तो ये सब बातें इसमें शामिल हैं। 7 क्षेत्रों की बात की, प्रावधानों की बात की, कब आई, कौन सी नीति आई, स्वास्थ्य क्या है, इन सब पर मैंने विस्तार से चर्चा की। आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में कैसा लगा, स्वास्थ्य क्या होता है। अगली वीडियो फिर मैं आपको लेकर आऊंगा, स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे कि सरकार ने कौन कौन से स्वास्थ्य कार्यक्रम बनाए, क्यों बनाए, कब बनाए, आयुष्मान भारत योजना क्या है कि नहीं, और हमारे वेक्टर जनित कार्यक्रम क्या है, चाहे टीकाकरण कार्यक्रम की बात करें, इन सब पर अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और याद रखिए भाई कि हमें सिंह बनना है। हमें क्या बनना है बच्चों, सिंह बनना है। सिंह जहां बैठता है वह चट्टान, सिंह जिस चट्टान पर बैठता है वही सिंहासन बन जाती है। इसलिए सिंह बनिए, जहां तुम बैठो वही जगह ही क्या बन जाए, सिंहासन बन जाए। इसी प्रेरणा स्रोत के साथ मैं क्लास आज समाप्त करता हूँ। अगली क्लास फिर मैं आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा, आपके साथ फिर मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।